हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की पहली क्लास। ये क्लास आपकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास ही होगी। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर आईसीआई ने अब हटा दिया है। वो पहले चैप्टर के पीछे एनेक्सर के फॉर्म में दिया हुआ है। पर मेरा मानना है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो। तो हम वो चैप्टर आज डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट इसमें बन सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली क्या क्या है, कितने पार्ट्स हैं। तो अगर आप देखना चाहें एक हिसाब से तो कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स के 3 पार्ट हैं। पहला तो आपका जीएसटी है, जो ऑलमोस्ट आपका 80 मार्क्स कवर करता है। दूसरा आपका कस्टम्स है, जो एग्जाम में आपके ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और तीसरा है एफटीपी, जो आपका 5 मार्क्स का आता है। अगर जीएसटी को हम फर्दर क्लासीफाई करें तो इसमें ऑलमोस्ट 50 to 55 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके थोड़े इजी होते हैं और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। और 25 मार्क्स की तो आपकी थियरी क्वेश्चंस आते हैं। ये थियरी क्वेश्चंस इजी होते हैं और इसमें आप आराम से 18-20 नंबर तो निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो इसमें आप आराम से 18-20 नंबर निकाल सकते हो। इसमें कुछ 5-6 चैप्टर्स ही हैं जिसका आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा। बड़े चैप्टर्स नहीं है, छोटे छोटे हैं और आराम से आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। और ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब ग्रुप 2 में आपके सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स और एक तीसरा वो आईबीएस वाला है। तो वो वाले में आप पहला जो है डायरेक्ट टैक्स, उस पे उसका आपको भरोसा नहीं है क्योंकि वो थोड़ा टफ है, जैसा कि सबको ही लगता है। वो होता भी है, कभी कभी तो काफ़ी टफ पेपर आ जाता है। और जो नया वाला है इंटीग्रेटेड केस स्टडीज़ वाला, उस पर भी भरोसा कर नहीं सकते क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट के एक एक केस स्टडी आ रहे हैं। तो आपका कौन सा अच्छा है, कौन का सा सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स में चाहिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें और जिसकी वजह से आपको सेट ऑफ मिल सके। तो यही है। चलिए फिर शुरू करते हैं आपका चैप्टर। अब अच्छा देखिए, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस देख लेते हैं कि होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स, जिसको आप लोग प्यार से इनकम टैक्स भी कहते हैं, इसमें आप लोग जिसको प्यार से इनकम टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके इनकम जो आप अर्न करते हैं उस पर जो लगता है उसको इनकम टैक्स करते हैं, वही डायरेक्ट टैक्स होता है। तो सबसे पहला जो बात है कि इसका बर्डन जो है वो जो पर्सन कमा रहा है उसी पे है। जो पर्सन कमा रहा है वही टैक्स देगा, वो अपने बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे पर्सन पे। जैसे आपका होलसेलर शिफ्ट कर देता है रिटेलर पे, रिटेलर शिफ्ट कर देता है फाइनल कंज्यूमर पे। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका बेसिकली जीएसटी ही है अभी के हिसाब से तो। और इसमें जो है आपका फाइनल कंज्यूमर जो होता है ना, आपका कंज्यूमर, जो आपका फाइनल कंज्यूमर होता है वही आपका टैक्स जो है अल्टीमेटली बियर करता है। और देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो आपका प्रोग्रेसिव नेचर है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब क्या है कि द हायर द रेट ऑफ टैक्स फॉर पीपल अर्निंग मोर इनकम। मतलब जैसे जैसे आपकी जो इनकम है ना वो बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा। और जी इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव नेचर का मतलब क्या? ऑल द कंज्यूमर बियर द बर्डन इक्वली। मतलब ये है कि इसका टैक्स जो है वो सारे इनकम ग्रुप वालों के लिए सेम होगा। जैसे इसमें कुछ रेट्स हैं आपके, जैसे 5% रेट है, 18% रेट है। तो ये जो रेट है ना ये सबके लिए बराबर रहेंगे। एक रिक्शा वाला 5 रुपए का बिस्किट खरीद रहा है पार्ले जी, तो अगर उस पर 5% का टैक्स पड़ रहा है जीएसटी, तो अगर अंबानी जी खरीदेंगे वो 5 रुपए का बिस्किट तो उस पर भी 5% जीएसटी ही पड़ेगा। मतलब ये पर्सन और इनकम ग्रुप वालों के हिसाब से इसका रेट नहीं बदलता है, ये सबके लिए सेम रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये तो था बेसिक आपका डिफरेंट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए, जीएसटी से पहले क्या था? जीएसटी से पहले वैट था। वैट से पहले क्या था? अब देखिए, वैट का भी अलग ही कहानी है। वैट 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहला हरियाणा ने उसको अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था।
बाकी फिर 2004 2005 में और सारी स्टेट जो हैं वो अपने अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट करते गए। पर वैट से पहले क्या था, वैट से पहले आपका सेल्स टैक्स और ऐसे ही टैक्स होते थे। तो हम एक मोटी मोटा समझने की कोशिश करते हैं कि उनमें कैसे चार्ज किया जाता था, तब हम धीरे धीरे बढ़ के जीएसटी तक पहुंचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए वैट से पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था। अब देखिए सप्लाई चेन जो है वो ऐसे होती है, पहले मैन्युफैक्चरर होता है, वो कुछ सामान बनाता है तो वो होलसेलर को बेच देता है, होलसेलर उसको इकट्ठे खरीद लेता है, फिर वो रिटेलर को बेचता है, रिटेलर थोड़ा थोड़ा खरीदते रहते हैं काफ़ी सारे रिटेलर, फिर रिटेलर जो है वो अपनी परचून की दुकान है जैसे भी दुकान उस पर ले जाके बेचते हैं और फिर कंज्यूमर अल्टीमेटली हम आप कंज्यूम करते हैं। तो ये वैल्यू चेन में सप्लाई चेन आपकी ऐसे ही रहेगी। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्स टैक्स में क्या क्या खामियां थी जिसको आगे सुधारा गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए परचेज प्राइस, तो मैन्युफैक्चरर तो कुछ खरीदेगा नहीं, वो तो बेसिकली बनाता है, तो चलिए इसको तो नील है। रॉ मटेरियल वो अपना कुछ खरीद के लाया, मान लीजिए 1000 रुपये का, उसने अपना लेबर लगाया कुछ 200 का, ओवरहेड कुछ ऐड किए 50 रुपये, और अपना प्रॉफिट जो है वो जोड़ लिया उसने 250 रुपये, और टोटल प्राइस कर दी 1500। और ये 1500 का प्रोडक्ट जब बेचने जाएगा तो उस पर सेल्स टैक्स लगेगा लेट से 12%, तो 180 रुपये का, और जो टोटल प्राइस ये बेचेगा आगे अगले वाले को वो होगा 1680 रुपये। तो 1680 रुपये में उसने बेच लिया और होलसेलर ने उसको 1680 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। अब देखिए होलसेलर अपने यहाँ ले आया, होलसेलर तो अब उसको रॉ मटेरियल तो उसमें लगाना नहीं है, तो होलसेलर ने मान लीजिए अपनी तरफ से कुछ ओवरहेड्स लगाए और फिर उसने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया 300 रुपये, और उसकी प्राइस अब टोटल जो आगे वाले को बेचेगा वो है 2200 रुपये। अब इसमें उसने जब टैक्स लगाया 12% तो 264 रुपये हो गया, और उसकी फाइनल प्राइस बन के आई 2464 रुपये। अब आपको ये देख के कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? चलिए मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि ये जो प्राइस होलसेलर के पास थी 1680 रुपये की जो खरीद के लाया था, उसमें दो कंपोनेंट थे, एक तो आपका बेसिक प्राइस थी और दूसरा ये आपका टैक्स वाली वैल्यू थी, तभी तो आपको 1680 हुआ था। अब फिर इस वैल्यू में ये दो चीजें ऐड हुई, ये फाइनल वैल्यू आई। अब इस पे वापस टैक्स लगा कितना, ये टैक्स जो है वो किस किस वैल्यू पे लगा है? सबसे पहले तो ये लगा है आपके 1680 पे, इसमें है दो चीजें, 1500 बेसिक प्राइस और ये आपकी 180। तो आपको नहीं लग रहा है इसमें टैक्स की वैल्यू पे भी वापस टैक्स लग रहा है, टैक्स ऑन टैक्स, और ये वैल्यू जो ऑलरेडी एक बार टैक्स हो चुकी थी उसको दोबारा टैक्स लगा है, तो ड्यूअल टैक्सेशन, मतलब एक वैल्यू जो एक बार टैक्स लग चुकी है उसको दोबारा वापस टैक्स लग रहा है, और टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है। तो इस सिस्टम में दो प्रॉब्लम जो बेसिकली थी, वो पहला आपका था टैक्स ऑन टैक्स, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ड्यूअल टैक्सेशन की थी, डबल टैक्सेशन कह सकते हैं आप, डबल टैक्सेशन, ठीक है। तो इसमें दो प्रॉब्लम थी, तो इन दो प्रॉब्लमों को हटाने के लिए आपका वैट इंट्रोड्यूस हुआ। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि वैट में कैसे सिस्टम चलता था, ठीक है। आइए अब देखिए सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो वैट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेस। और इसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वो हम एक वही एग्जांपल कंटिन्यू करके आगे देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरर है, उसने अपना रॉ मटेरियल लिया 1000 रुपये का, 200 का लेबर लगाया, 50 का ओवरहेड, प्रॉफिट उसने अपना ऐड कर दिया और उसकी प्राइस आई इतनी। अब उसने अपना जब टैक्स लगाया सेल्स टैक्स तो 180 रुपये, वही 12% के हिसाब से, टोटल प्राइस आई 1680। तो पिछले वाले सिस्टम में 1680 प्राइस जो था होलसेलर सीधा ले लेता था, लेकिन वैट में गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपकी प्राइस है उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, तो जो होलसेलर प्राइस अपने यहाँ कंसीडर करेगा वो है 1500 सीधा, इसमें टैक्स नहीं इंक्लूड होगा। तो ठीक है, अब आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें मान लीजिए होलसेलर ने अपना ऐड किया कुछ ओवरहेड, उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, उसने अपनी फाइनल प्राइस निकाली, और फिर वो जब अगले वाले को बेचने गया तो उसने 12% के हिसाब से टैक्स निकाला, तो इतना आया। अब टोटल प्राइस उसकी ये आई। और फिर वो अपना टैक्स लगाने जा रहा था, तो उसने कहा कि अगर मैं इस पर
टोटल का टोटल टैक्स लगा दूंगा, तो जो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम थी कि ये 1500 इस पे ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है, उस पर अगर मैं दोबारा यहाँ पे टैक्स लगा देता हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो टैक्स आपका निकल के आ रहा है ये तो इस वैल्यू पे भी आ रहा है प्लस एडिशंस, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। तो गवर्नमेंट ने कहा थमो, हम बताते हैं कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा जो ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके थे यहाँ पे हम उसका क्रेडिट दे देंगे अब, और आपको पूरा का पूरा वैल्यू जो 242.4 है नहीं देना पड़ेगा। अब आप इसमें से ये 180 माइनस करो और ये फाइनल पेमेंट है जो आप कर दो। तो इस वाले सिस्टम से दो चीजें तो सॉल्व हो गई। पहले तो जब आपकी वैल्यू में टैक्स नहीं कंसीडर हुआ तो यहाँ से तो जो आपका जो टैक्स ऑन टैक्स वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। और दूसरा, इसका क्रेडिट दे देने से ऑलरेडी पेड टैक्सेस का जो क्रेडिट दे दिया गया उससे आपका डबल टैक्सेशन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। और ऐसे ही मतलब सिस्टम आगे चलता चलेगा रिटेलर का, तो वही ऐसे सिस्टम कंटिन्यू होगा आगे। तो इससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तो अब आप पूछेंगे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई तो जीएसटी लाने की क्या जरूरत थी, अच्छा खासा चल तो रहा था। पर नहीं, इसमें कुछ दिक्कतें थी। आइए बात करते हैं। तो ये जो वैट वाला सिस्टम था ना आपका, वैट का, ये सिर्फ इंट्रा स्टेट ही था। जब तक इंट्रा स्टेट था सेल, जब तक इंट्रा स्टेट सेल होती थी तब तक ये काम करता था। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, विद इन द सेम स्टेट। जैसे यूपी का बंदा परचेजर भी है, यूपी का बंदा सेलर भी है, दोनों एक ही स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट। तो अगर ऐसा है तो वैट चलता था। अगर इंटर स्टेट हो गए, मान लीजिए यूपी वाले ने दिल्ली में सेल किया, तो अब ये दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए ना यहाँ, तो इसमें सीएसटी आ गया। इसमें सीएसटी नाम का सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम का लगता था। क्यों लगता था और कैसे लगता था, आइए उसका भी कुछ देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। राम है यूपी का बंदा, उसने कुछ चीज़ें परचेज करी थी, मतलब मान लीजिए 1000 रुपये की, उसने वैट लगाया 12% और ये आइटम उसने सेल किया श्याम दिल्ली के बंदे को, जिसकी वैल्यू तो आपकी 1000 ही रहेगी। अब उसने मान लीजिए अपना श्याम ने कुछ प्रॉफिट ऐड किया 500 का और उसने सेल कर दिया लक्ष्मण जो कि दिल्ली का है, ठीक है। तो पहले अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जब इसने वैट ऐड किया इतना, ठीक है, और वैट जो है वो इस वाले सिस्टम में सेलिंग स्टेट जो है वो कलेक्ट करता था। सेलिंग स्टेट जैसे यहाँ पे यूपी हो गया, यूपी ने के गवर्नमेंट ने वैट कलेक्ट कर लिया जो सेल हुई दिल्ली के बंदे को। अब इसमें ऑलरेडी तो श्याम ने 120 रुपये यहाँ भी पे कर दिए थे, ठीक है। अब जब श्याम मान लीजिए यहाँ पे सेल करेगा और फिर वो अपना 12% का यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 12% का लगाएगा, ठीक है, और फिर वो कहेगा कि हमने जो ऑलरेडी ये 120 रुपये पे कर दिए थे वो हमको क्रेडिट दे दो, हम बाकी जो है उस पर टैक्स देंगे। तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने श्याम को कॉलर पकड़ लिया, बोला इधर इधर बहुत सियाना बन रहा है तूने परचेज पे टैक्स पे किया किसको, श्याम ने कहा यूपी गवर्नमेंट को, मतलब योगी बाबा को। तो केजरीवाल दिल्ली के बोले तो जब टैक्स दे के आए योगी बाबा से तो क्रेडिट हमसे काहे ले रहा है, जाके उनसे लेना। तो अब विवाद छिड़ गया, यहां दिक्कत हो गई, झगड़ा मारपीट होने वाला नौबत आ गया। और श्याम ने फिर गुहार लगाई कि अरे हमारी मदद करो, कोई तो करो। तो फिर योगी जी बोले ठीक है हम कुछ करवाते हैं। तो बीच में सीन आया सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट आई, बोली दो स्टेट का झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम सुधारते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर इंट्रोड्यूस किया CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जब ऐसी इंटर स्टेट सेल होंगी दो स्टेट के बीच में, तो टैक्स ना ही ये गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी ना ही ये गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, टैक्स कलेक्ट करेंगे हम। बेसिकली ये टैक्स कलेक्ट करते थे, ले जाके वापस सेलिंग स्टेट को ही दे आते थे। तो मतलब वैसे ही सिस्टम रहता था, लेकिन ये CST कह दिया जाता था इसको। तो फिर यहाँ से ऐसा ही सिस्टम चलता रहा। तो फिर इसमें ऐसे ही दिक्कत आने लगी। तो फिर इन्हीं सबको सुधारने के लिए यूनिफाइड, मतलब एक ही
सिंगल टैक्स लाने के लिए आपका जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो चलिए अब आपकी बुक से पढ़ते हैं जो आपकी बुक के नेक्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जीएसटी इज ए पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच अटेम्प्ट्स टू क्रिएट ए कॉमन नेशनल मार्केट। मतलब जीएसटी जो है वो कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करने के लिए लाया गया। जीएसटी में काफ़ी सारे टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हो गए हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई, आपकी सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं जीएसटी के आने से। अब जीएसटी है। फ्रांस जो था वो पहला कंट्री था जिसने जीएसटी या वैट कह लीजिए इंट्रोड्यूस किया था 1954 में। और अब के हालात ये हैं कि मोर देन 160 कंट्री जो है वहाँ पे वैट या जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। ठीक है, ज़्यादातर कंट्रीज यूनिफाइड जीएसटी फॉलो करती हैं, यूनिफाइड मतलब सिंगल जीएसटी। और कुछ फेडरल कंट्रीज हैं जैसे ब्राज़ील, कनाडा ड्यूअल जीएसटी फॉलो करती हैं। और हम इंडिया हम क्या फॉलो करते हैं, हम भी ड्यूअल जीएसटी फॉलो करते हैं। हमारे में होता है ना सीजीएसटी, एसजीएसटी, दो जीएसटी है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ भी ड्यूअल जीएसटी सिस्टम ही है। आइए अब देखिए, जीएसटी का जो आइडिया था वो सबसे पहले लाया गया था ईयर 2000 में। जीएसटी का आइडिया मूटेड हुआ था इन द ईयर 2000। तब प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी सेटअप करी थी कि गुड्स एंड सर्विस का एक मॉडल बनाऊं और फिर उस पर काम करूं, पर फिर ज़्यादा वो कुछ मटेरियलाइज हो नहीं पाया। और फिर जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई है तो फिर उसने इस पर बहुत जोरों शोरों से काम किया है और फिर इसको आगे लाने का प्रोसेस काफ़ी स्पीडअप किया और फिर 2017 में तो इंट्रोड्यूस हो ही गया। ठीक है, तो आइए अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो था ये वाला 122nd बिल जो था उसको प्रेसिडेंट ने हामी भर दी थी 8 सितंबर 2016 को। और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट बना। ये याद रखिएगा, क्या पता आपको कभी भी पूछ ले, 101st अमेंडमेंट था ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अरे क्यों सबसे पहले, और फिर ये 1 जुलाई 2017 को वो ऑल ओवर द इंडिया जीएसटी जो था वो लागू कर दिया गया, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई को हुआ था। ठीक है, और ये आपकी जो है ये एक टाइम लाइन है कि 2000 से सन 2000 के बाद कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, व्हाट इज जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी जैसे जो मोटी मोटा अभी तक हमने आपको समझाया वो वही है। तो आइए देखते हैं। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि जो पर्सन अपने वैल्यू ऐड करता है उस प्राइस में, उसी पे सिर्फ टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, आगे आइए। जीएसटी ऑफर्स कॉम्प्रिहेंशन कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। मतलब जो आप परचेज पे टैक्स पे करके आए हो वो सेल करते वक्त उसका क्रेडिट ले सकते हो, और ये क्रेडिट चलता रहता है। होलसेलर लेगा, रिटेलर लेगा, ऐसे चलता रहता है क्रेडिट। तो ये कंटिन्यूअस चेन है क्रेडिट की जो चलती रहेगी अप टू द पॉइंट ऑफ रिटेलर लेवल। ठीक है, कंज्यूमर उसके बाद तो है वही अल्टीमेटली बियर करता है। देखिए, और सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स। हाँ, जो परचेज पे पे करके आए हैं उसका क्रेडिट आप सेल करते वक्त ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यू एडेड में क्या है, ईच स्टेज पे टैक्स लगता है। वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, जो वैल्यू ऐड करेगा सिर्फ उस पर ही टैक्स लगेगा ना। तो इससे जो आपका टैक्स ऑन टैक्स है या कैस्केडिंग इफेक्ट कह सकते हैं वो खत्म हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंडिया इंट्रोड्यूस ड्यूअल जीएसटी, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने पढ़ा अभी। तो इंडिया एडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी में मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल जो है प्लस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिल के साथ में टैक्स लगाते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली एक ही चीज़ पे टैक्स लगाते हैं, इसको कहते हैं ड्यूअल मॉडल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ये क्या होता है, कैसे होता है, ये पहले देखते हैं। अब देखिए, जो इंट्रा स्टेट होता है, जैसा हमने अभी पढ़ा था, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट,
विद इन द सेम, यूपी का बंदा यूपी में, दिल्ली का बंदा दिल्ली में सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, ठीक है। तो इस पे आपका क्या है, इस पे आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कलेक्ट करती है, SGST कलेक्ट करती है, ठीक है। और अगर ये यूनियन टेरिटरी है, मान लीजिए एक यूनियन टेरिटरी में, मतलब यूनियन टेरिटरी का बंदा यूनियन टेरिटरी में सेल करता है तो उसको UTGST बोलते हैं। UTGST वहाँ की यूनियन टेरिटरी कलेक्ट करती है उस पर। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमेशा CGST ही कलेक्ट करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेवी करती है वो CGST है, तो वही इसमें लिखा हुआ है कुछ, आइए पढ़ते हैं। अब देखिए GST is a destination based tax applicable on transaction involving supply of goods and services or both subject to exception, ठीक है। अब देखिए जो CGST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, जो SGST है वो स्टेट गवर्नमेंट लेवी और कलेक्ट करती है, UTGST है वो यूनियन टेरिटरी जो है जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है वो कलेक्ट करती हैं। अब देखिए IGST का क्या है, मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब इंटर स्टेट जिसको आप कह रहे हैं, जिस हम इंटर स्टेट कहते थे वही है। जैसे मान लीजिए इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट में IGST लगेगा, ठीक है। इंटर स्टेट में IGST लगेगा, ये कौन लेवी करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेवी करेगी, कलेक्ट भी करेगी, ठीक है। तो यही है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू IGST, और IGST कौन करता है, लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। भी आपका दिया गया जैसे एक स्टेट का बंदा एक ही स्टेट में सेल परचेज कर रहा था, CGST प्लस SGST लगेगा। अब देखिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों 50-50% टैक्स चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो यही है CGST और SGST। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाएगी, आपकी CGST, ठीक है, CGST। स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगी, आपकी SGST, ठीक है। तो ये दोनों 50-50% मिलकर चार्ज करते हैं, ठीक है। यही गया ये फिगर के हिसाब से आपको समझाया गया है कि जैसे एक टेरिटरी दूसरी टेरिटरी में करेगा तो IGST लगेगा, एक यूनियन टेरिटरी दूसरे स्टेट को करेगा IGST लगेगा, ऐसे ही है। और विद इन द सेम करेंगे तो CGST प्लस SGST लगेगा, ठीक है। ओके, आइए आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अब देखिए CGST बनाया गया है, CGST अब देखिए सिंगल लेजिस्लेशन CGST एक्ट आया, और ऐसे ही आपके SGST एक्ट अलग अलग स्टेट ने बनाया, लेकिन बेसिकली सब में एक ही जैसा ही है, ठीक है। हर स्टेट ने अपना अलग अलग एक SGST एक्ट पास किया, पर उसमें बेसिकली जो CGST में लिखा ज़्यादातर चीज़ें वैसी ही हैं। अब देखिए कॉमन पोर्टल की जरूरत क्यों थी, सबसे पहले ये सोचते हैं। देखिए वैट में क्या था, हर स्टेट अपना अलग अलग लगाता था, और यहाँ पे सेंटर और स्टेट कभी साथ में मिलकर टैक्स नहीं लगाते थे। तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब सिस्टम ही नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई एक लायबिलिटी जैसा हो, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करें, पेमेंट भी करें। तो इन सब के लिए आपको एक अब GST में तो ऐसा है, तो उसको टाइमली हर एक चीज़ देखना और करना और पेंडेंसीज को हटाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। तो इस और एक कॉमन पोर्टल की ज़रूरत थी, इसमें हर एक स्टेट और सेंटर साथ में इंटीग्रेट होकर काम करें। तो उसके लिए आपको कॉमन पोर्टल बनाया गया। अब देखिए आगे आते हैं। GST बीइंग ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इंटर स्टेट ट्रेड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, IGST नीड टू ए रोबस्ट सेटलमेंट। जैसे IGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट IGST कलेक्ट करती है, और फिर वो डेस्टिनेशन बेस्ड वाला जो स्टेट है उसको 50% दे देती है, 50% अपने रख लेती है, ठीक है। तो जैसा ये चलता है तो वही है। तो उसमें इसका जो सेटलमेंट होना था बहुत ही रोबस्ट तरीके से ज़रूरी होता है, फास्ट सेटलमेंट हो। तो इसके लिए कॉमन पोर्टल की ज़रूरत है, और कॉमन पोर्टल है और क्लियरिंग करने के लिए है। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया www.gst.gov.in, और ये जो है ये मैनेज कौन करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो GSTN करके आता है, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। ये होली गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म टैक्स कैसे लगाया जाए वो उन सब के बारे में देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। द पोर्टल इज ए सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल GST रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। अब देखें इनके फंक्शंस क्या है GST के गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क के। पहला रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट कराना, रिटर्न्स फॉरवर्ड करना सेंटर को और स्टेट को, कंप्यूटेशन करना और सेटलमेंट करना उस IGST का,
और मैच करना आपके टैक्स पेमेंट डिटेल्स को बैंकिंग नेटवर्क से, वेरियस EMI रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, यही सब इनका काम है। और देखिए दूसरा आपका पोर्टल कौन सा आ जाता है, दूसरा आपका पोर्टल था ई वे बिल वाला। ई वे बिल क्या होता है, जब एक गुड्स ना दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे का मूव करता है, तो जैसे किसी व्हीकल में रख के जा रहा है तो उसके लिए आपको एक बिल जनरेट किया जाता है, जो ऑनलाइन जनरेट किया जाता है, उसको ई वे बिल कहते हैं। तो उसके लिए एक अलग से पोर्टल बना। इसको कौन मैनेज करता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी है, ठीक है। और उसके बाद एक और है आपका ऑन ई, मतलब इनवाइस वाला साइट है ई इनवाइसिंग के लिए, तो इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोलते हैं उसे। ई इनवाइस क्या होता है कि जैसे आपको कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा क्या सेल वेल हो रहा है, जैसे 5 करोड़ की लिमिट थी, तो ऐसे पर्सन को फिर इनवाइस जो है ना वो ऑनलाइन फॉर्म में जनरेट करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये पोर्टल है, ठीक है। अब GSP ASP क्या है, आइए एक बार थोड़ा वो देख लेते हैं। अब देखिए कि जो GSTN वाले हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क वाले, उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को हायर किया। किस लिए, वो जो पोर्टल है ना उसको मैनेज करने के लिए, उसको बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब जो ये हायर किया उसको GST सुविधा पोर्टल प्रोवाइडर्स उनको बोला जाता है। जैसे जो आप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, उनको GST सुविधा प्रोवाइडर्स बोला जाता है, ठीक है। अब आगे आइए, इनका क्या काम होता है, उनको वो डेवलप करते हैं एप्लीकेशन जो कि आपके टैक्स पेयर्स यूज़ करें, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं जिनमें फीचर्स जैसे रिटर्न फाइलिंग, रिकन्सिलिएशन, परचेज रजिस्टर, ऑटो पॉपुलेटेड डेटा, इस ऐसे इसके फीचर्स हों, ऐसे सारे ये GSP वाले लोग एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, ठीक है। GSP जो है वो कुछ लोगों की हेल्प भी लेते हैं, जो लिंक प्रोवाइड करते हैं टैक्स पेयर्स और GSP में, उनको ASP कहा जाता है, ठीक है। आइए बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, ये इससे नॉर्मली हटा दिया है तो इससे क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको हल्का हल्का देख ले रहे हैं, ठीक है। आइए, कंपनसेशन सेस क्या था। अब देखिए पहले तो वैट लगता था, और वैट में क्या होता था, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका 100% जो है वो टैक्स कलेक्ट करके खुद रख लेती थी। अब GST आने से क्या हुआ, GST आने से क्या हुआ कि CGST और GST फॉर्म में आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50% हिस्सा ले रही है, ठीक है, टैक्स का। तो इससे स्टेट को काफ़ी रेवेन्यू लॉस होने लगा। तो इसी को भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लग्जूरियस आइटम पे, जैसे कुछ लग्जूरियस आइटम उन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं, लाइक पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, मोटर कार, इन सब पे एक सेस लगाया हुआ है GST के अलावा भी, उसको कंपनसेशन सेस कहते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखिए, कंपनसेशन सेस किस के लिए लगाया गया था, विद व्यू टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू स्टेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। सबसे पहले क्या था, 5 साल के लिए ही लगाया गया था, जो जून 2022 में खत्म हो जाता, लेकिन बाद में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, अब ये मार्च 2026 तक रहेगा, अगर एक्सटेंड ना हो तो, वरना आगे एक्सटेंड हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब देखिए आप आगे आइए, अब देखिए किस किस पे लगता है, किस किस पे नहीं लगता है, वो हम आगे देखेंगे। देखिए, GST is levied on all goods and services except alcoholic liquor for human consumption and petroleum crude, diesel, petrol, ATF and natural gases, ठीक है। तो आइए एक एक आइटम की हम अलग अलग से बात करते हैं। तो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये आउटसाइड ऑफ द रेलम ऑफ GST है, मतलब इसको GST के परव्यू से बाहर रखा गया है, मतलब ये GST इस पे लगेगा ही नहीं, कभी नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, मतलब इस पे क्या लगता है, इस पे आपका लगता है कि स्टेट एक्साइज प्लस वैट या CST, जो भी आपका लग सके, ठीक है। तो इस पे आपका स्टेट एक्साइज लगता है और वैट या CST इसके सेल पे लगता है, ठीक है। तो इस पे 2 टैक्स लगते हैं, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, ATF, नेचुरल गैसेस। इसको क्या है कि ये इस पे भी तो कोई GST है नहीं, पर GST इस पे लग सकता है, कब, जब से वो नोटिफाई कर दिया जाए GST काउंसिल द्वारा, मतलब
इन सब चीज़ों पे प्रेजेंटली तो अभी नहीं है जीएसटी, लेकिन जीएसटी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं लगेगा, जैसा कि इस वाले केस में है अल्कोहलिक लीकर वाले में। इस वाले में अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जब स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो लगने लगेगा। प्रेजेंटली क्या है, इस पर सेंट्रल एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज लगता है इसके मैन्युफैक्चर पे, और सीएसटी अवैड जो है वो तो लगता ही है। तो इस पर भी ड्यूअल टैक्स लग रहा है, कौन दो टैक्स लग रहे हैं इस पर भी। इस पर आपका लगता है सेंट्रल एक्साइज, इस पर आपका सेंट्रल एक्साइज प्लस वैट या सीएसटी वो तो लगता ही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आइटम, आपका टोबैको है। ये विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी है, इस पर जीएसटी लगता है, पर जो यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं आप, उसने भी पावर ले रखी है इस पर एक्साइज लगाने की। तो इस पर क्या लगता है, इस पर सेंट्रल एक्साइज लगता है प्लस जीएसटी लगता है। ओपियम, हेम एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, ये क्या है, ये भी जीएसटी लेविएबल है। स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे स्टेट एक्साइज लगाता है, तो मतलब इस पे क्या है, इसमें भी एक स्टेट एक्साइज है और जीएसटी है। फर्दर देखिए, रियल इस्टेट जो है उस पे नहीं लगता है जीएसटी। इमूवेबल सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी क्यों हुए थे, तो अब आइए देखते हैं कौन कौन से टैक्सेस जो है सब्ज्यूम्ड कर लिए जाएं। ऐसे टैक्सेस सब्ज्यूम कर लिए जाएंगे जो प्राइमरली इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे हैं उनको सब्ज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है, लिया गया है मतलब। अब देखिए ऐसे टैक्सेस जो हैं जो कि ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट है, जो चेन हमने देखा था ना, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, फिर आगे गया वो अगले लेवल पे, अगले लेवल, वो उसका जो पार्ट है वो सब्ज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम जाएंगे जो फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है उसको प्रमोट करें। अब रेवेन्यू फेयरनेस के लिए भी जो है वो कर दिया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ सेंट्रल टैक्सेस थे जो सब्ज्यूम्ड हो गए, जैसे आपका सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, सीवीडी हो गया, सेंट्रल सेल्स हो गया। कुछ आपके स्टेट टैक्सेस थे। स्टेट टैक्स में ये 2-3 टैक्सेस आप याद रख लीजिएगा, शायद एमसीक्यू में पूछ लें, जैसे लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट वो भी कौन, लेविड बाय लोकल बॉडीज, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ये चीज़ें जो अभी हमने खुद पढ़ी वो वही हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन था और आगे आपको और मज़ा आएगा। होपफुली हम आगे कनेक्ट रहेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास, और यार थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।